ट्रैवल की दुनिया के दोस्तों, एक और यात्रा पे निकला हूँ और पहुँच गया हूँ इस बार जापान में। मेरा नाम है दोस्तों राजेश ठाकुर। अगर पहली बार मेरे इस चैनल पे आप आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त कमाल की जगहों पे जाता रहता हूँ और वहाँ की कहानियाँ बताता हूँ, हिस्ट्री बताता हूँ, खाने पीने की बातें होती है। तो बड़ा कुछ इस चैनल पे आपके लिए रहता है। और दोस्तों, इस बार मैं पहुँच गया हूँ जापान में। वैसे मेरा ये जापान का दूसरा ट्रिप है, तो पहली बार मैं आपके लिए फिल्मिंग नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं आपको जापान का बड़ा कुछ दिखाने जा रहा हूँ। ये जगहें हैं दोस्तों, यहाँ की गलियों में पुराने मंदिर हैं, बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। कुछ ऐसी छिपी जगहें हैं जहाँ पे बड़े कम लोग जाते हैं। और जापानीज फूड के बारे में इस बार मैंने ये डिसाइड किया है कि कोशिश करूं कि सारा ही जापानी खाना खाऊं, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहला एपिसोड है दोस्तों, टोक्यो से मैं शुरुआत कर रहा हूं, तो आइए जरा एक और सफर पे चलते हैं और कहानी है टोक्यो की। तो दोस्तों, फ़िलहाल यहाँ पे मैं चेक इन कर लिया है। सिडनी एयरपोर्ट पे हूँ और काफ़ी सुबह सुबह ठंड है आजकल। विंटर का मौसम है सिडनी में, और जापान में गर्मी में थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं पहले मेलबर्न, और फिर मेलबर्न से हमारी फ़्लाइट है जापान की। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों आजकल बड़ी ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, और हम लोग जो है इस समय कैनबरा और स्नोई माउंटेन के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। और देखिएगा नीचे आप, बड़ी ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी है हमारे स्नोई माउंटेन्स में। सारा देखिए बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रहा है। 10 घंटे का सफ़र है दोस्तों, और मैंने 2 फिल्में देख डाली हैं। बड़ा बढ़िया हमें इस फ्लाइट में खाना खाने को मिला है, और लग रहा है कि लगभग हम अब जापान के नरेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरने वाले हैं। वैसे बहुत से लोगों की जापान को लेके ये पिक्चर है कि यहाँ पे एक कंक्रीट जंगल है, लेकिन देखिए ये जो एयरपोर्ट है ये शहर से थोड़ा दूर बना है, और एयरपोर्ट के चारों तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त खेती बाड़ी होती है, बड़ी हरियाली है, और काफ़ी फार्मिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दोस्तों, पहुंच गए हम जापान में। नरेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल गर्मियाँ चल रही है। सिडनी से जब हम चले थे तो कड़ाके की ठंड थी। अब यहाँ पे लगभग 10 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी, और दोस्तों पहुँच गए हम जापान में। आने वाले 8 दिन मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, तो जापान की आपको खूब सारी सैर करवाऊँगा। आज टोक्यो में, आज और कल हम 2 दिन टोक्यो में रुक रहे हैं। यहाँ टोक्यो में आज हमारा पहला दिन है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक इन किया है। शाम के लगभग 11 बजे के आसपास समय है, और ढूंढ रहे हैं यहाँ पे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हमें पता चला है यहाँ पे एक 24/7 7-Eleven है, तो वहाँ पे मैं आपको ले जाता हूँ। और ये हमारा होटल है जहाँ पे आज हम लोग रुकेंगे। आइए होटल में अंदर आपको ले चलते हैं। बहुत बढ़िया लॉबी है यहाँ पे, और सुबह आके आराम से बैठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे। काफ़ी कंफर्टेबल होटल लगा। अभी आपको रूम में भी ले चलते हैं। हमारे यहाँ पे रिसेप्शन पे हेलो आप सभी को कह रहे हैं। टोक्यो जो है वो वर्ल्ड का आई थिंक सबसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, और जापान के लोगों का एक अपना अलग ही बड़ा रहन सहन है। रात के लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे हैं टोक्यो की सड़कों पे,
हम लोग निकले हैं। बड़ा बढ़िया मौसम है आज, लगभग 24-25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। ये सामने हमारा होटल है जहाँ पे हम लोग रुके हैं। दोस्तों, यहाँ जापान में एक बड़ी कमाल की चीज़ मैंने देखी है। ये 24/7 यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं। अभी हम लोग रात को यहाँ पे पहुँचे हैं तो होटल के नज़दीक ही एक जगह है, 7-Eleven है, 24/7 यानी कि खुला रहता है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, खाने पीने की दूसरी चीज़ें हैं। तो और स्टोर के अंदर ले जाते हैं आपको। और जैसे हमारे दूसरे आम जो जनरल स्टोर होते हैं तो वो तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, लेकिन बड़ी जो खाने पीने की बड़ी ज़बरदस्त कमाल की चीज़ें हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ एक सुशी ख़रीदी है और ये एक और है, आई थिंक उसका नाम फैमिली मार्ट है शायद। आप देखेंगे तो ये बिल्कुल बड़ा यहाँ खाने का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है। जब मर्ज़ी आप आ जाएं, रात को भूख लगी है, लेट कहीं पे आ रहे हैं तो ये बिल्कुल 24 घंटे खुले होते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे सुशी के बड़े ऑप्शन हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, टोक्यो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया होटल में हम लोग रुके हैं, सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट है इनका। तो ये जो होटल है दोस्तों, बड़ा ट्रेडिशनल जापानीज़ ब्रेकफास्ट है। इसमें मेरे पास ग्रिल्ड फिश है, आलू के बड़े ज़बरदस्त इन्होंने छोटे छोटे पकौड़े बना रखे हैं। और आई थिंक सीजन्स इनकी वेजिटेबल्स यहाँ पे होती है। कद्दू मुझे इसमें नज़र आया है, ब्रोकली है, फ्रेंच बीन्स है। एग का बहुत बढ़िया यहाँ का एक लोकल इनका एक बनाने का तरीका है, तो बड़ा अच्छा वो बना रखा है। और जापान में है तो फ़िश तो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो ग्रिल्ड फ़िश है, एक सैमन है, और दूसरी कौन सी है? I don't know. अच्छा। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो टोक्यो में घूमने का है। बड़ा पीसफुल सा यहाँ पे माहौल है। और रात से मैंने ये महसूस किया है कि लोग बाग जो है वो बड़े शांत है और भीड़ भड़का ऐसा जैसे हमारे बहुत सारे लोग होते हैं तो काफ़ी शोर शराबा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक शांति है चारों तरफ जहाँ पे भी आप जाते हैं। बड़ा खूबसूरत होटल है, लेकिन मैंने यहाँ पे महसूस किया है कि होटल के जो कमरे हैं बड़े छोटे हैं, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं और सारी एमिनिटीज़ इंक्लूडिंग आई थिंक मैं सुबह जब शेव कर रहा तो शेव के लिए भी वहाँ पे चीज़ें पड़ी थी। आइए देखते क्या होता है। आने वाले काफ़ी दिनों तक मैं आपके साथ यहाँ से खूब सारी बातें। तो फ़िलहाल हूँ मैं यहाँ टोक्यो में, और टोक्यो की एक बहुत ही मशहूर श्राइन है जहाँ पे फ़िलहाल हम जा रहे हैं। जापान में कुल मिला के 85,000 श्राइन्स हैं और लगभग 77,000 के आसपास यहाँ पे टेम्पल्स हैं। अभी श्राइन और टेम्पल दो अलग अलग जगहें होती हैं। टेम्पल यानी कि जो डेडिकेटेड है बुद्धिज़्म के लिए, तो वहाँ पे बुद्धिस्ट का जो भी उनकी आस्थाएं हैं, मानना है, वो सब कुछ वहाँ पे मिलता है। श्राइन जो है वो एक तरीके से थोड़ा अलग हो जाता है, बहुत स्पिरिचुअलिटी वहाँ पे आ जाती है। तो एक तरीके से जितने भी जो यहाँ के एक ज़माने में जो किंगडम राजा हुआ करते थे, तो एक ये जो श्राइन हम जा रहे हैं ये एक यहाँ के बहुत मशहूर टोक्यो कासल का एक हिस्सा है। और बड़ा मज़ेदार दोस्त इसका भी इतिहास है कि जो एक
चाइना में, जापान में, कोरिया में फेंग शुई करके एक आस्था है, मान्यता है कि किस तरीके से लोग बाग जो है वो अपने जगहों को, अपने घरों को रखते हैं। तो यहाँ पे जो 3 दिशाओं में ये कुल मिला के सिस्टम है, तो जो राजा है, मेन किंग है, वो रहता है बिल्कुल बीच में, मिडिल में, और बच्चे जो है वो ईस्टर्न साइड पे रहते हैं। और शराइन और ये बहुत सारी चीज़ें ये वेस्टर्न साइड पे चले जाते हैं। एक तरीके से ईस्ट जहाँ से सूरज निकलता है, वेस्ट जहाँ पे सूरज अस्त होता है। तो वैसा ही सिस्टम है कि जीवन जो शुरू होता है ईस्ट में, बच्चे वहाँ पे रहते हैं, बीच में किंग राजा रहते हैं, और वेस्टर्न साइड पे फिर वो धर्म कर्म की चीज़ें हैं, आस्थाएं हैं, स्पिरिचुअलिटी है, और फिर उसी तरफ आई थिंक वो जीवन का ख़ात्मा भी होता है। तो सूरज उगने के साथ जीवन शुरू होता है, और सूरज जहाँ पे डूबता है उस तरफ जीवन ख़त्म होता है। तो वैसा ही ये एक सिस्टम मैंने यहाँ पे देखा है। और हम पहुँचे हैं फ़िलहाल शराइन में, उसके बाद हम आगे मैं आपको महल में भी ले चलूँगा। तो आइए ज़रा शराइन को दिखाता हूँ मैं आपको। ये शराइन का मेन गेट है, और यहाँ से तो दोस्तों यहाँ शराइन के अंदर एक बड़ा ही अच्छा माहौल है और बड़ा अच्छा लग रहा है। हालांकि जापान का तो ये समर है, गर्मियाँ यहाँ पे चल रही है, लेकिन अभी कल जब हम सिडनी से चले थे तो बड़ी ज़बरदस्त कड़ाके की वहाँ पे ठंड पड़ रही थी, और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग हैं, और देखिए बिल्कुल घने पेड़ों के बीच में, चारों तरफ बड़ा घना जंगल है जिसके बीच में ये शराइन बना है। अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे वॉक कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि इसी बड़े घने जंगलों में मैं पहुँचा हूँ, लेकिन अंदर यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त कॉरिडोर सा बना है जिसपे अंदर अभी अलाउड नहीं है मुझे कि वहाँ जाके मैं फिल्मिंग करूँ। तो जाऊँगा, प्रेयर करूँगा, जो भी यहाँ का सिस्टम है उसको फॉलो करूँगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों ये एक यहाँ पे माहौल है। टोक्यो के बिल्कुल बीचों बीच में है, चारों तरफ। यहाँ तो ऐसा लगता नहीं है कि हम किसी सिटी में हैं, क्योंकि बड़ा घना जंगल है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल के एकदम से आप ऊंचे ऊंचे इमारतों के बीच में, ट्रैफिक के बीच में पहुँचते हैं। आइए ज़रा इस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं इस जगह को। मेजी शराइन वैसे 1920 में बना, और सम्राट मेजी और महारानी शोकेन की याद में ये शराइन है दोस्तों। टोक्यो के बीचों बीच में ये जगह आज भी शांति और परंपरा की मिसाल है। लगभग 106 साल पहले दोस्तों ये शराइन ये यहाँ पे बनी है, और बड़ा ही एक कमाल का एक्सपीरियंस यहाँ पे हम लोगों ने किया है। हालांकि मेन जो शराइन है ऊपर, लगभग हमारे जिस तरीके से आई थिंक किन्नौर की तरफ, अगर आप कहीं लाहौल स्पीति किन्नौर की तरफ गए हैं तो उस तरफ बहुत सारे हमारे बुद्धिस्ट जो टेंपल हैं, तो लगभग वैसा ही फील मुझे वहाँ पे मिला। अंदर जब गया यहाँ पे तो इनका अपना एक तरीका है कि किस तरीके से आप प्रे यहाँ पे करते हैं। तो कहते हैं कि 2 बार आप झुकते हैं, उसके बाद आप 2 बार क्लैप करते हैं, अपनी प्रेयर करते हैं, और फाइनली एक बार फिर आप झुकते हैं। तो बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस जापान के टोक्यो शहर में। छोटा सा सोवेनियर शॉप है यहाँ पे। अगर छोटी छोटी यहाँ की चीज़ें हैं, इस मंदिर से जुड़ी
मैं मंदिर बार बार इसको कह रहा हूँ, ये एक श्राइन है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं यहाँ से एम्परर के कासल की तरफ। तो वेस्टर्न साइड पे ये श्राइन हमने देखी और बड़ा घूम के दूसरी तरफ जाना पड़ता है। और अभी तो खैर यहाँ पे बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन एक ज़माने में ये बहुत बड़ा था और उसके चारों तरफ बड़ा ज़बरदस्त पानी था। अब तो देखिए पूरा का पूरा ये टोक्यो शहर है चारों तरफ, लेकिन उस तरफ को एम्परर का महल है और जहाँ पे अंदर जाके ज़रा थोड़ा डिटेल में उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ टोक्यो के एम्परर के घर पर। ये एम्परर का कासल है यहाँ पे और लगभग 106 जनरेशन से ये जापान का एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस ऑनर है। अभी तो कोई पावर एम्परर की ऐसी नहीं है और एक तरीके से जो सिंबलिज्म है वैसा ही कुछ एम्परर का है। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। तो यह है दोस्तों सामने कासल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बड़ा ऐसा लगता है शायद यहाँ पे, क्योंकि सुना है जब साल में 1-2 बार यहाँ पे जब कभी भी जापान के लोग किंग को देखने के लिए आते हैं तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जापानीज़ यहाँ पे लाइन में इकट्ठे होते हैं अपने किंग को देखने के लिए। और जापानीज़ हिस्ट्री का एक बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार इसकी कहानी भी है, क्योंकि एम्परर यहाँ पे रहते हैं तो अंदर जहाँ पे मेन उनका हाउस है वहाँ पे तो नहीं जा पाएंगे मेन कासल में, लेकिन बाहर मैं आपको ले चलता हूँ। बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं। बड़ा मज़ेदार इसका किस्सा भी है। 106 जनरेशन से ये जापानीज़ ट्रेडिशन में यहाँ के राजाओं का एक ये इतिहास है। और पहली बार ये जापान के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि ये जो एम्परर है इनके पिताजी अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि जो ट्रेडिशन है उस तरीके का है कि पिताजी की डेथ के बाद उनका बेटा गद्दी पे बैठता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इनके पिताजी ज़िंदा है और ये गद्दी पे बैठे हैं। और इनके पिताजी जो है वो ये मेन महल में नहीं रहते हैं जो कि सेंटर में है। ये टोक्यो के बिल्कुल सेंटर में कासल बना है। एक ज़माने में तो बहुत बड़ा ये लंबा चौड़ा फैला हुआ था, लेकिन अभी भी काफ़ी ये कवर करता है। और इस कासल के अंदर मेन टेंपल जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे अलाउड नहीं है जाना, क्योंकि खुद रहते हैं तो बाहर से ही इधर आसपास आके लोग बाग इस जगह को देखते हैं। तो जो कहानी मैं आपको बता रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है जापान के इतिहास में कि यहाँ के जो राजा है वो बने हैं लेकिन पिताजी उनके ज़िंदा हैं। और कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है कि उनका कोई बेटा नहीं है, क्योंकि जो जापान का जो ट्रेडिशन है वो ये कहता है कि बेटा ही गद्दी पे बैठता है, उनकी बेटी है। तो बड़ा डिस्कशन और कंसल्टेशन जापानी सरकार के बीच में चल रहा है कि क्या होगा उनकी डेथ के बाद। क्या उनकी बेटी जो है उसे क्वीन बनाया जाएगा या फिर उनके भाई है, उनके भाई के बेटा है, क्या वो यहाँ का किंग बनेगा। तो एक बड़े इंटरेस्टिंग ये मोड़ पे जापानीज़ हिस्ट्री है। तो अंदर हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन बाहर से ही इस कासल का और इस शानदार इतिहास का एक एहसास होता है कि कैसा ये जब कभी राजा महाराजा का पूरा अपना अधिकार होता था। अब तो ये खैर एक तरीके से एक सिंबल बन के रह गया है। एम्परर की ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो जापान को रूल करते हैं, तो जापान की अपनी अलग सरकार है, लेकिन अभी भी ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। ये देखिए यहाँ के स्पार्क में मैंने ये जापान के स्पेशल ये पेड़ देखे हैं। बोनसाई ट्री इनको कहते हैं। बड़े छोटे छोटे से ये पेड़ होते हैं और पूरा इस पार्क के अंदर ये
पेड़ लगे हुए हैं और बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम, बहुत ही बढ़िया है। समर का समय है, दिल कर रहा है बस यहाँ पे हरी घास पे बैठें या लेट जाएं। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं यहाँ जापान के एक बड़ा ही जाना माना एक सबब है मेरे हिसाब से, इसका नाम है शिबुया। यहाँ पे हम लोग लंच के लिए रुके हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे एक क्रॉसिंग है। कहते हैं कि उस क्रॉसिंग पे एक समय पे हज़ारों लोग क्रॉस करते हैं, तो थोड़ी देर में वहाँ पे भी जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मार्केट है, ये बड़ा लंबा चौड़ा है और शॉपिंग हब मुझे नज़र लग रहा है। आइए ज़रा जापान की सड़कों पे दोपहर में इस भीड़ भाड़ वाले इलाके को एंजॉय करते हैं। शायद हम उसी क्रॉसिंग की तरफ निकल रहे हैं जहाँ पे रात को या शाम को या एक समय पे हज़ारों लोग क्रॉस करते हैं। आइए दोस्तों इस वर्ल्ड फेमस क्रॉसिंग में आपको ले चलता हूँ। ये चारों तरफ लोग जा रहे हैं, पता नहीं है कहीं पे एक दूसरे से टकराते भी है या नहीं टकराते हैं। चारों तरफ से लोग यहाँ पे है। वाह 3000 से लेके 4000 तक लोग एक समय पे यहाँ पे क्रॉस करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त दोस्तों चहल पहल यहाँ पे नज़र आ रही है और खाने पीने की खूब सारी यहाँ पे मार्केट्स हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अंदर मुझे कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा, तो बड़े आराम से यहाँ पे सड़कों पे घूम फिर सकते हैं और पूरा शॉपिंग का मज़ा ले सकते हैं। वाह, एक डिफरेंट वर्ल्ड है यहाँ पे। मुझे एक्चुअल में शिमला की याद आ रही है। हमारे शिमला में मॉल रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं होता है, तो आप वहाँ पे फ्रीली घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी बना है माहौल। लंच आवर्स हैं, भूख बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, तो ढूंढते हैं यहाँ पे कोई जगह जहाँ पे बैठ के थोड़ा लंच कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने ये एक चूज़ किया है रेस्टोरेंट, ट्रेडिशनल जापानी रेस्टोरेंट है। अंग्रेज़ी भी वैसे यहाँ पे जो वेटर्स है वो बोलते हैं, तो काफ़ी उन्होंने हेल्प किया हमें चूज़ करने के लिए। तो एक हमारा सी फूड का डिश है और दूसरा मैं ये चिकन के साथ चीज़ बनी है, तो उसको ट्राई कर रहा हूँ। एक बड़ा टिपिकल सा जापानीज़ रेस्टोरेंट हमको मिला है, यहाँ बैठ के ज़रा लंच कर रहे हैं। दोस्तों ये है टोक्यो की आन बान और शान, टोक्यो टावर। एक बड़ी ही ज़बरदस्त बिल्डिंग है, तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं और ऊपर से आपको ज़रा टोक्यो के बारे में, यानी कि टोक्यो सिटी के दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों ये टोक्यो टावर का पहला माला है। यहाँ पे लोग आगे अपने टिकट्स लेते हैं और यहाँ से 150 मीटर ऊपर एक डैश बना है, जहाँ से आप टोक्यो को देख सकते हैं। कहते हैं कि अगर जिस दिन मौसम साफ़ अगर हो तो यहाँ से माउंट फूजी भी नज़र आता है। हालांकि आज ऐसा लग रहा है कि मौसम साफ़ है, तो लेट्स सी कि क्या हमें माउंट फूजी वहाँ से नज़र आएगा या नहीं आएगा। बड़ा ऑर्गेनाइज यहाँ पे मुझे लगा, जो भी यहाँ पे इसको मैनेजमेंट करने वाली टीम है बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड करती है। और तो दोस्तों ये है टोक्यो टावर का, यहाँ से व्यू पॉइंट है। बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत चारों तरफ का नज़ारा है। और इस टावर की मैं आपको कहानी भी सुनाता हूँ। 1957 में दोस्तों ये टावर बनाया गया था। ये हमारे जो यहाँ पे गाइड है उन्होंने मुझे बताया है, हालांकि मैंने भी इसका
जो हिस्ट्री है वो रिसर्च नहीं की है। और कहते हैं कि पूरा का पूरा टावर लोगों ने अपने हाथों से बनाया है, यानी कि किसी तरीके की कोई मशीनरी या बड़ी बड़ी क्रेन जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे नहीं बनाए गए थे। और 2000 के आसपास लोग यहाँ पे उस टाइम पे उन्होंने काम किया था जब ये टावर बना था। बड़ा खूबसूरत दोस्तों बाहर का यहाँ से नज़ारा है, देखिए। तो कहते हैं कि सिर्फ कोई एक जो वर्कर था उसका देहांत हुआ था। आई थिंक जो भी सेफ्टी के फीचर्स होते हैं शायद वो पूरे नहीं अपनाए गए थे। टोक्यो की शान है। हालांकि अभी टोक्यो में काफ़ी बिल्डिंग्स जो है वो काफ़ी ऊंची ऊंची बन गई है, लेकिन इस टावर के ऊपर कुछ और टावर लगा के शायद इसे सबसे ऊंचा अभी भी करार दिया गया है। उस तरफ को समंदर दिखाई दे रहा है और पूरा का पूरा ये जो शहर है बहुत खूबसूरत यहाँ से इसका नज़ारा है। अभी लेट आफ्टरनून है और मेरा अपना मानना है कि शाम को जब यहाँ पे लाइट्स चलती है तो बड़ा ही खूबसूरत ये यहाँ से नज़ारा होगा। फिलहाल मैं हूँ जापान का एक बड़ा ही प्रसिद्ध ये मंदिर है और इस मंदिर का नाम है सेंसोजी। बड़ा पुराना प्राचीन ये मंदिर है और बड़ी ही प्राचीन दोस्तों इसकी कहानी भी है। हज़ारों साल पहले जब यहाँ पे एक गांव हुआ करता था और गांव में जो बहुत से मछुआरे रहते थे तो मछली पकड़ने के लिए वो समंदर में जाते थे। तो इस गांव के दो भाई एक बार मछली पकड़ रहे थे तो मछली पकड़ते हुए उनके फिश नेट के अंदर बुद्धा की एक प्रतिमा निकली। अब वो गांव में जब वापस आए तो गांव के मुखिया ने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, गांव के लिए बड़ी अच्छी बात है, तो क्यों नहीं हम इसका एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया। लेकिन यही बात जब जो यहाँ के जो राजा थे, जापान में उन्हें शोगन कहते हैं, जब शोगन को ये पता चली तो शोगन ने यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर उस समय बनाया जो लगभग 1000 से भी ज़्यादा साल तक यहाँ पे बना रहा। कहते हैं लगभग 1300 ईयर्स तक वो मंदिर यहाँ पे रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में, ये वो समय था जब जापान अपनी तरफ से सरेंडर नहीं कर रहा था, तो अमेरिका ने यहाँ पे बहुत सारे आक्रमण किए थे और उस एक आक्रमण के अंदर ये मंदिर तहस-नहस हो गया था। लेकिन जो बुद्धा की प्रतिमा थी वो बिल्कुल वैसी ही रही। जापान के लोगों ने उसे फिर से रीबिल्ड किया, दोबारा इस मंदिर को बनाया। लेकिन उसके बाद 2 और यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त भूकंप आए, जिस भूकंप में एक बार फिर ये मंदिर और 2 बार फिर ये मंदिर तहस-नहस हुआ। लेकिन इसके अंदर जो प्रतिमा थी उसे कुछ नहीं हुआ। आने वाले समय में समय के साथ साथ यहाँ पे बदलाव होते रहे, लेकिन मंदिर ये बनता रहा और आज एक बहुत ही आलीशान बड़ा खूबसूरत मंदिर है। हज़ारों लोग हर रोज़ यहाँ पे आते हैं। बुद्ध धर्म से जो संबंधित लोग हैं या जिनकी आस्था है वो तो यहाँ पे आते ही है, लेकिन जो टूरिस्ट जो भी टोक्यो में आता है तो इस मंदिर में वो ज़रूर आता है। और मंदिर के प्रांगण में बड़ा ही बढ़िया माहौल यहाँ पे बना रहता है। बड़ी खूबसूरत यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, सामने पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा शॉपिंग सा बना हुआ है। तो बहुत ही कमाल का दोस्तों यहाँ पे माहौल है। और मैंने यहाँ पे देखा है बहुत सारे ट्रेडिशनल जापानीज़ जो कपड़े पहन के महिलाएं हैं वो उन्हें मैंने देखा है। तो शायद जब शादी वादी करने के बाद यहाँ पे वो अपना माथा टेकने के लिए आती हैं या शादी यहाँ पे होती होगी। तो ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है जो मैंने यहाँ पे देखा है। तो बड़ा एक कमाल की दोस्तों जगह है। और कभी भी आप जब कभी टोक्यो आए तो अपनी लिस्ट में इस मंदिर को ज़रूर आप ऐड कर लें। और बहुत ही बढ़िया जगह है। आसपास खाने पीने की खूब सारी जगहें हैं, शॉपिंग के लिए खूब सारी जगहें हैं। मंदिर के बिल्कुल साथ ये एक श्राइन बनी है। ये उन 3 लोगों को डेडिकेटेड है जो इस मंदिर के इतिहास से जुड़े हैं। 2 भाई जो यहाँ पे लेके आए थे उस प्रतिमा को, और यहाँ के शोगन जिन्होंने इस मंदिर को बनाया। और बिल्कुल मंदिर के साथ में ही ये एक श्राइन है।
इस जगह का नाम दोस्तों आसाकुशी है और पूरा का पूरा ये एक एरिया है जहाँ पे खूब सारे शॉप्स बनी है। यहाँ का जो जापान की बड़ी ख़ास चीज़ें होती है, सोवेनियर होते यहाँ पे मिल रहे हैं। खाने पीने की भी काफ़ी मुझे यहाँ पे जगहें नज़र आई और बड़ा रश यहाँ पे है। एक सीधी स्ट्रीट है जो मंदिर के बिल्कुल सामने है और बड़ा यहाँ पे लोग बाग अपना जो भी जापानीज़ चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद रहे हैं। आज काफ़ी हमारा बड़ा बिजी दिन रहा दोस्तों और अभी हमने यहाँ पे एक ऑर्डर किया है। ओह थैंक यू, दैट्स चिकन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मुझे तो यहाँ पे मिला है ये एक जापानीज स्टाइल में तंदूरी चिकन है, साथ में मुझे इसमें राइस नज़र आ रहे हैं, कुछ कॉर्न्स हैं और अहिल्या खा रही हैं। आई थिंक कोरियन स्टाइल है ये कुछ, है ना? कोरियन स्टाइल। इस रेस्टोरेंट का नाम है जॉनथन रेस्टोरेंट और ये 24/7 फूड सर्व करता है। तो मेन्यू पे बड़ी ज़बरदस्त कमाल की चीज़ें हैं और ट्राई मार रहे हैं हम। तंदूरी चिकन बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ज़बरदस्त राइट। जापानी स्टाइल में तंदूरी चिकन है तो ट्राई मार रहे हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी जापान की यात्रा की पहली झलक। मंदिर, सड़कें, भोजन, लेकिन सफ़र अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आरिगातो गोजाइमासु।